हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। एक एक करके हम सभी आयोग कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 आयोग कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से हैं वो 3 आयोग? तो पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग, उसके बाद दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग और तीसरा है नीति आयोग। ये तीनों ही आयोग हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आयोग नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मैंने, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप जाके जरूर देख लीजिए तीनों वीडियो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। देखिए जो आज का वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम पूरा एक ही साथ कंप्लीट करने वाले हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी कुछ। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स इजिली दे पाएंगे। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि इस आयोग की प्रकृति कैसी है, ये आयोग किस तरह का है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र वैधानिक संस्था या स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। देखिए वैधानिक का क्या मतलब होता है? जब किसी आयोग को विधि बनाकर यानी कि अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है तो उसे हम वैधानिक संस्था कहते हैं या वैधानिक निकाय कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रकृति कैसी है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है। वैधानिक है क्योंकि इसे हमने अधिनियम के द्वारा बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी स्थापना या गठन कब हुआ है? तो 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। आपको याद रखना है कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। अब कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा इस आयोग को बनाया गया है? तो उस अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये भी पूछा जाता है कि इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 28 सितंबर 1993 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। तो ये लागू करने वाली जो डेट है ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम क्या करते हैं? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखिए एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना में देखिए एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए जो इसकी संरचना है, जो इसके अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनका चयन करने के लिए भी एक समिति होती है। ठीक है, तो एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति होती है जिसमें कितने 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है या उन्हें चयन कौन करता है, तो वो चयनित राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को भी सलाह दी जाती है एक समिति के द्वारा, जिस समिति में टोटल 6 मेंबर होते हैं। ये जो 6 मेंबर होते हैं ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तब राष्ट्रपति चयन करते हैं अध्यक्ष और सदस्यों का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब ये 6 सदस्य कौन से हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री, ये जो 6 लोगों की समिति है इसके प्रमुख होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 6 लोगों की समिति है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मेंबर्स का चुनाव कर रहे हैं हम, उसके लिए जो समिति है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो प्रधानमंत्री, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, जो होम मिनिस्टर है हमारे वो, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष, फिर राज्यसभा के उपसभापति। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है, यहाँ पे राज्यसभा के सभापति नहीं है, राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये ही क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में कि राज्यसभा के उपसभापति
उपसभापति को लिया जाता है या सभापति को लिया जाता है? तो आप याद रखिए सभापति को नहीं लिया जाता है, उपसभापति इस समिति में मेंबर हैं। उसके बाद कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति के सदस्य होते हैं। तो ये टोटल 6 मेंबर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, और ये जिनका नाम सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति उन्हें ही चयनित कर लेते हैं। किसके लिए? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए। तो ये सभी नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो समिति होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है जो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए क्या योग्यता चाहिए कि अगर आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आप या तो रिटायर मुख्य न्यायाधीश हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो। ये 2 योग्यता अगर आप में है तो फिर आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या बन सकते हैं? आप उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके बाद एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, वो सदस्य एक सदस्य हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा सदस्य है वो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय का चाहिए, एक उच्च न्यायालय का चाहिए, और इसके अलावा अन्य 3 सदस्य मानव अधिकार से संबंधित मामलों में व्यवहारिक अनुभव का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे 3 सदस्य जिनको व्यवहारिक अनुभव है किसके बारे में? मानव अधिकार के बारे में, और जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, 3 सदस्य में से एक सदस्य कौन होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ये शर्त यहाँ पर होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसके अलावा आयोग के 7 पदेन सदस्य। देखिए हमने पढ़ा एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो अब ये पदेन सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी कि SC आयोग के अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष यानी कि ST आयोग के अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा 2 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष। ये 7 जो होते हैं ये क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं में से एक क्वेश्चन इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, एक पॉइंट को गलत कर दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसलिए 7 के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब देखिए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगी वही इनका कार्यकाल होता है। या तो 3 वर्ष कंप्लीट हो जाए या 70 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाए, वही इनका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद ये त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आपको याद रखना है किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। इसके बाद इन्हें कौन हटा सकता है? हटाया जाना किसके द्वारा हो सकता है? तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं कभी भी। इसके बाद ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? एनुअल रिपोर्ट जो आती है वो किसे देते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, ये अपनी जो मतलब ये जो आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो बनाता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के दोनों सदन में विचार के लिए रखा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। पर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं NHRC के कार्य और शक्तियां क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जांच करने का अधिकार है। ये सबसे पहली शक्ति है इसकी। इसके बाद इसके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी शक्तियां हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। ठीक है, ये जो आयोग है किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। फिर NHRC मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। ठीक है, इसे मतलब ये भी छूट दी गई है कि अगर मानव अधिकार के क्षेत्र में रिसर्च करनी पड़े तो ये वो भी कर सकता है। फिर आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य
माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति जागरूक भी करता है। ठीक है, तो ये जागरूक करने का काम भी ये कर सकता है। फिर आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यहाँ अंतरिम राहत भी प्रदान करता है। तो ये सभी NHRC की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की शक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। अब देखिए NHRC की कुछ सीमाएं भी हैं, अगर किसी को शक्ति दी गई है तो कुछ सीमाएं भी होती हैं उसकी। कौन सी सीमाएं हैं देखते हैं। तो NHRC के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में ये संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है। ठीक है, इसके पास खुद का कोई विशेष तंत्र नहीं है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसके बाद NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये भी लिमिटेशन है किसकी, NHRC की। इसके अलावा देखिए NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है और इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती है। ठीक है, जो 1 साल के बाद दर्ज कराई गई है उसमें ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब उनकी जांच ये नहीं करता है। फिर केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है। फिर देखिए पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे इंडिया टीजिंग इल्यूजन की संज्ञा दी है। आपको याद रखना है इंडिया टीजिंग इल्यूजन किसे कहा गया है, तो ये कहा है सोली सोराबजी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि इंडिया टीजिंग इल्यूजन किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को। आगे देखते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन होने से पहले दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ जो पूछा जाता है एग्जाम में। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगराज मिश्रा। आपको याद रखना है रंगराज मिश्रा का नाम। ये प्रथम क्या रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष रहे हैं किसके, NHRC के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम रंगराज मिश्रा, आपको याद रखना है। इसके बाद पूछा जाएगा कि वर्तमान कौन है। अगर आपसे वर्तमान पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ये वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं, NHRC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और करंट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, प्रथम महिला सदस्य, तो आपको याद रखना है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है ये प्रथम महिला सदस्य रही हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, अगर आपको आते हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है ये अगर आपको आता है तो कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप पांचों क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। करेक्ट आंसर है डी, 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप इजिली आंसर कर देंगे। करेक्ट आंसर है बी, 3 वर्ष की आयु। ठीक है, या तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, दोनों में से जो भी कंप्लीट हो, मैंने आपको बताया है वीडियो में, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्ष की आयु। 3 वर्ष कंप्लीट होना, यहाँ पे आयु नहीं आएगा क्योंकि 3 वर्ष जो है वो ईयर कंप्लीट होना है, 70 वर्ष की आयु है। ठीक है, तो यहाँ पे आयु काट दीजिए, बाकी 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमने एक समिति पढ़ी है जिसमें 6 मेंबर होते हैं। ये 6 मेंबर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं किसके लिए? एनएचआरसी के मेंबर्स के लिए को चयनित करने के लिए। तो बताइए उनमें से कौन सा एक नहीं होता है ये 6 में? यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा है जो इन 6 में से नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर है बी, राज्यसभा का सभापति। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति नहीं होता है। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको कहा था बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्री अरुण कुमार मिश्रा जी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। यहीं पर दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।